नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं? क्या बीजेपी ने ममता बनर्जी के लिए नई चुनौती को पेश किया है? क्या ममता बनर्जी इस बार अपनी कुर्सी बचा पाएंगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल की जनता का मूड देखकर ये लग रहा है कि वहां पर बदलाव की आंधी ने दस्तक दे दी है। हालांकि गेंद किसके पाले में जाती है ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजों से ही पता चलेगा, लेकिन ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि आखिर किस वजह से ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो चलिए आपको भी सब कुछ हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच में ममता बनर्जी के लिए नई मुसीबतें सामने आ रही हैं। राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है। यहाँ सियासी लड़ाई दिलचस्प है और आमने सामने टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी है। टीएमसी सूबे की सत्ता पर काबिज है और बीजेपी उसे टक्कर दे रही है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसकी वजह से बंगाल में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सभी के बीच में सवाल है कि आखिर टीएमसी के लिए चुनौती क्या है और कैसे बीजेपी ने कांग्रेस और टीएमसी के लिए मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। टीएमसी भ्रष्टाचार के आरोपों, आंतरिक कलह से त्रस्त है। वह विपक्षी इंडिया गठबंधन से अलग होकर अकेले दम पर चुनावी अखाड़े में ताल ठोक चुकी है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। हाल के सालों में यहां एक नाटकीय सियासी बदलाव देखा गया है। बीजेपी ने इस क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाया है, जो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी का गढ़ है। बीजेपी किन मुद्दों के जरिए टीएमसी पर कर रही हमला? 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया था और 18 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी। बीजेपी की इस धमाकेदार एंट्री ने न केवल टीएमसी के प्रभुत्व को चुनौती दी, बल्कि ममता बनर्जी के निशाने पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए। दोनों नेताओं के बीच कई बार जुबानी जंग भी देखने को मिली। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बंगाल के जरिए देश के पूर्वी क्षेत्र में अपनी धाक जमाने का एक और मौका है। यही वजह है कि टीएमसी बीजेपी पर हमलावर है और पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को पूरी तरह से विफल करार दे रही है। बीजेपी राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार और सीएए के मुद्दे के जरिए ममता सरकार पर हमलावर है। वहीं कांग्रेस और वाम दल अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस और वाम दलों का पिछले विधानसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 22 सीटों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस के खाते में 2 गई थी। इतना ही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि टीएमसी वरिष्ठ और युवा नेताओं के बीच आंतरिक सत्ता संघर्ष के बीच जूझ रही है और उसकी भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से छवि खराब हुई है। उम्मीदवार चयन को लेकर अंदरूनी कलह और असंतोष देखने को मिला है। संदेशखाली में महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर यौन शोषण और जमीन हड़पने में शामिल होने का आरोप लगाया, जिसे बीजेपी हथियार बनाकर उनके खिलाफ चुनाव में इस्तेमाल कर रही है। हालांकि अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की 3 महिलाओं में से एक ने टीएमसी नेता के खिलाफ दुष्कर्म का केस वापस ले लिया है। इस मामले ने बंगाल की राजनीति में उबाल ला दिया था। उत्तर 24 परगना जिले के शाहजहां शेख पर आरोप था कि उसने कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया है और उनकी जमीनों पर भी कब्जा किया है। इस मामले पर भाजपा ने टीएमसी को जमकर घेरा था। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी यह मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में एक महिला का यूटर्न लेना चौंकाने वाला है। महिला ने कहा कि मेरा यौन उत्पीड़न नहीं हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने कहा कि मुझे भाजपा के लोगों ने सादे कागज पर साइन कराए थे और पुलिस को शिकायत कर दी थी। यही नहीं, शिकायत वापस लेने वाली महिला ने संदेशखाली पुलिस थाने में केस भी दर्ज कराया है। इस एफआईआर में उसने आरोप लगाया है कि उसे धमकियां मिल रही हैं और सामाजिक बहिष्कार की स्थिति है, क्योंकि वह अपनी शिकायत वापस ले रही है। महिला ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला मोर्चा की एक स्थानीय नेता और अन्य कुछ सदस्य उसके घर आए थे। इन लोगों ने उससे एक जगह साइन कराए थे और उसके बाद ही फर्जी शिकायत थाने में दी गई। महिला ने बातचीत में कहा कि उन लोगों ने मेरे साइन लिए और कहा कि आपको पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद
वह मुझे पुलिस थाने ले गए और यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। महिला ने शिकायत को गलत बताते हुए केस वापस ले लिया। उसने कहा कि मेरे साथ टीएमसी के दफ्तर में कोई यौन उत्पीड़न नहीं हुआ था। मुझे पार्टी के दफ्तर में देर रात जाने के लिए भी बाध्य नहीं किया गया। वहीं इस मामले ने अब टीएमसी को भाजपा पर हमले का मौका दे दिया है और घेरने का एक बार फिर से मौका दे दिया है। राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री शशि पंजा ने कहा कि जो महिलाएं शिकायत वापस ले रही हैं, उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी भाजपा वाले दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को भाजपा ने ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था और अब शिकायत वापस लेने पर महिलाओं को धमकी दी जा रही है। हालांकि इस मामले के अलावा अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी की खुद की पार्टी में भी फूट की खबरें सामने आती रही है और अब लोकसभा चुनाव 2024 में राजनीतिक उत्तराधिकारी एक बार फिर से सियासी चर्चा के केंद्र में है। भारतीय राजनीति में ममता बनर्जी का अपना सियासी मुकाम है और वो अपनी पार्टी की प्रमुख है। ममता बनर्जी ने अपने सियासी वारिस के तौर पर भतीजे अभिषेक बनर्जी को 2014 के चुनाव में सियासी में लाने का काम किया था। साल 2011 में ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही अभिषेक बनर्जी का भी बंगाल की राजनीति में उत्थान हुआ। साल 2011 में अभिषेक बनर्जी को टीएमसी युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और साल 2014 में वो पहली बार डायमंड हार्बर लोकसभा केंद्र से सांसद बने और इसके साथ ही उनकी ताकत बढ़ गई। अभिषेक बनर्जी की ताकत बढ़ने से शुभेंदु अधिकारी सहित कई नेता नाराज भी हुए और उन्होंने टीएमसी से नाता तोड़कर भाजपा का हाथ थाम लिया। लेकिन जैसे जैसे बंगाल की सियासत में उनकी पकड़ बढ़ने लगी, ममता बनर्जी से उनके मतभेद भी सामने आने लगे। साल 2016 में ममता बनर्जी ने जब दूसरी बार राज्य की सत्ता की कमान संभाली तो अभिषेक बनर्जी उनके शपथ समारोह में शामिल नहीं हुए। इस कारण ममता बनर्जी द्वारा मंत्रियों के चयन को लेकर मतभेद बताया गया था। लेकिन बाद में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से मतभेद से इनकार कर दिया। इस बीच अटकलें लगी कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन बाद में अभिषेक बनर्जी खुलकर सामने आए और कहा कि वह संगठन के लिए काम करेंगे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को बड़ा झटका लगा। राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 18 पर जीत हासिल की और टीएमसी सांसदों की संख्या घटकर 22 रह गई। लोकसभा चुनाव में टीएमसी की पराजय के बाद बंगाल की राजनीति में चुनावी रणनीतिकार के रूप में पीके की एंट्री हुई और ऐसा माना जाता है कि अभिषेक बनर्जी ने ही ममता बनर्जी के पीके की मदद के लिए मनाया था और साल 2021 में ममता बनर्जी की तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में वापसी हुई और 2021 में ममता बनर्जी ने अभिषेक को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव घोषित कर दिया और अभिषेक बनर्जी को अन्य राज्यों में पार्टी के विस्तार की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में हुए चुनाव में टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए। साल 2022 में ममता बनर्जी ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद सहित सभी पदों को खत्म कर दिया और 20 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा कर दी। हालांकि अभिषेक उस कमेटी के सदस्य थे। इस समय भी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच तनाव खुलकर सामने आए, लेकिन बाद में फिर से अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव दोबारा बना दिया गया। इतना ही नहीं, एक तरफ तो ममता बनर्जी और उनके भतीजे के बीच में उठापटक की खबरें आती रहती हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में कुछ चुनौतियां नजर आती है। बंगाल भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य में कुल 42 में से 2019 में पार्टी ने 18 लोकसभा सीटें जीती थी। बीजेपी को केंद्र सरकार में तीसरा कार्यकाल बरकरार रखना है तो कम से कम बंगाल में पिछला प्रदर्शन तो दोहराना ही होगा। लेकिन राज्य में पार्टी का अभियान लड़खड़ाता रहा है। भाजपा के नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए विफल हो गए हैं, खास तौर पर तब जब यह प्रश्न हो कि राज्य के लोगों के साथ केंद्र का व्यवहार कैसा होगा। इस सवाल के साथ एक भी चूक बेचैन मतदाताओं को राजनीति बाड़े से बाहर निकालने के लिए काफी होती है और ऐसा लगता है कि सीएए ने ठीक यही किया है। सीएए के तहत नियमों की जल्दबाजी में अधिसूचना जारी किए जाने को भाजपा का मास्टर स्ट्रोक बताया गया, लेकिन लगता है कि यह पार्टी के नुकसानदेह साबित होगा। मोटे आकलन के मुताबिक मतदाताओं की पसंद पर इसका असर 20 लोकसभा क्षेत्र तक फैलेगा। जैसा कि संपत्ति के बंटवारा पर दोषारोपण का खेल खेला गया, उसी तरह मतदाताओं का एक वर्ग यह आकलन करने लगा है कि भाजपा का चुनाव प्रचार 2047 तक विकसित भारत से हटकर बहुसंख्यकों के बीच भ्रम पैदा करने लगा। बीजेपी ने सभी विपक्षी दलों पर हिडन एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया।
भाजपा ने इस बात पर जोर दिया कि कथित तौर पर ये सभी दल अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का वादा कर रहे हैं। भाजपा ने बताया कि दरअसल संपत्ति के पुनर्वितरण का एक मतलब यह भी है कि दलितों और आदिवासियों से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए भी पश्चिम बंगाल में चुनौती कम नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी इस बार अपनी कुर्सी बचाने का प्रेशर कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। तो देखना होगा कि क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फिर से जनता भरोसा जताती है या फिर बीजेपी के लिए राहें आसान हो जाती है। आपकी क्या राय है, इस रिपोर्ट को देखकर कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।